बात चुनाव की, एक निरंतरता है, यह शब्द मैंने पहले इस्तेमाल किया देश में। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा चुनाव आ जाता है। कल लाल किले की प्राचीर से जब पूरा देश, आप, मैं, हम सब आजादी का 78वां जश्न मना रहे थे, वर्षगांठ मना रहे थे स्वतंत्रता दिवस की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। मैं लाल किले से तिरंगे को साक्षी रखते हुए देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि देश की तरक्की के लिए भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो सके, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमें आगे आना चाहिए। और इस बाबत सरकार जो कोशिश कर रही है उसका भी जिक्र करना नहीं भूले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनी है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, सब चुनाव साथ हो जाएं, उसे लेकर सकारात्मक सुझाव भी दिए हैं। पर लगता है यह सकारात्मक सुझाव चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचे। मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उनके पास ये सुझाव नहीं पहुंचे। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जम्मू और कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। अब आप कहेंगे अरे इसमें इतना जोर क्यों लगा रहे हो, चुनावों का ऐलान किया तो ठीक कर दिया। अब इसमें दो तीन पेच हैं। चुनाव तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी होने हैं, तो चारों जगह एक साथ चुनाव क्यों नहीं कर दिए गए। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं टाइमलाइन अलग अलग होती है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। पर पिछली दफा 2019 में 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह वोटिंग हुई और काउंटिंग मतगणना हुई 24 अक्टूबर को, साथ साथ हुए। तो हरियाणा में पहले चुनाव और महाराष्ट्र में बाद में, महाराष्ट्र झारखंड, और अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव जो होने हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव जो होने हैं, उनकी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ। तो सरकार में ही द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। अगर निरंतरता को खत्म करना है और एक बार का ये सिलसिला बनाना है तो उसकी कहीं कोशिश तो करते हुए दिखना चाहिए, या इसमें भी राजनीतिक रणनीति भी कहीं इस्तेमाल हो रही है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। अब 2018 में सरकार गिर गई और 2019 अगस्त के ही महीने, जिस महीने में हम हैं, अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, नॉर्मलसी लाने के लिए, आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए। और यह बाधा था विकास की राह में, एक रोड़ा था। किसी भी देश के हिस्से में दो संविधान, दो निशान, वो क्यों हो। तो अनुच्छेद 370 तो हट गया था, लेकिन चुनाव नहीं हो पाए। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा डंडा चलाना पड़ा कि सितंबर तक चुनाव कराइए, नथिंग डूइंग। अब तो परिसीमन भी हो गया, डिलिमिटेशन भी हो गया। 87 सीटें पूरे जम्मू कश्मीर में होती थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख को हटा दे तो 83 सीटें थी, अब वो बढ़कर 90 हो गई है, क्योंकि लद्दाख एक अलग से यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यूटी तो खैर इस वक्त जम्मू कश्मीर भी है, पर अब वहां पर चुनाव होंगे। तो ये अग्नि परीक्षा है क्या? 5 साल का वो जो लेखा जोखा 370 सफल है असफल है, क्या यह भी पता लगेगा? और 2024 के जो चुनाव हुए उसमें एक खास बात और बहुत ही सुखद बात, देखो जो अच्छे एहसास होते हैं
उनका जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। 58% वोटिंग हुई, वोटर टर्नआउट हुआ 5 सीटों पर जम्मू कश्मीर की लोकसभा के जो चुनाव हुए। 50% से ऊपर तो कभी गया ही नहीं वहां पर मतदान। 2 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, 1 निर्दलीय के खाते में गई। लेकिन यहां पर 2014 का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। तब पीडीपी 28 सीटें जीतकर 87 में से पहले नंबर की पार्टी बनी, सबसे बड़ी पार्टी, और 25 सीटें बीजेपी ने जीती। और बीजेपी जो बाप बेटी के राज को, बाप बेटे के भी, फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को भी, और मुफ्ती सईद और महबूबा मुफ्ती सईद, इनकी लानत मलानत वो लगातार कर रही थी, पाकिस्तान परस्ती के आरोप लगाती थी इन पर सत्ता में साथ साथ बैठ गई थी पीडीपी के। जब वो गठबंधन नहीं चला तब से वहां सरकार नहीं बनी है। तो अब ये अग्नि परीक्षा है क्या कि कौन जीतेगा जम्मू कश्मीर का चुनाव, और इसी में पूरी ताकत झोंकेगी क्या बीजेपी। और राजनीतिक रणनीति यही है कि भाई जम्मू कश्मीर के साथ किसी और राज्य को, 3 और राज्य जोड़ देंगे तो पूरा प्रचार प्रसार कैसे हो पाएगा। क्या ये भी हमें अकाउंट फॉर करना होगा। तो इसमें आप कहेंगे भाई हरियाणा का चुनाव क्यों आ गया। हरियाणा में क्या राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की वो गूंज, हरियाणा के बहुत से युवा जो फौज में हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी सर्व करते दिखाई देते हैं, वो नज़दीकी, क्या उसको भुनाने की भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि दिलचस्प बात यह है, मेरी हरियाणा सरकार में लोगों से बात हो रही थी कि अरे भाई अभी कहां, 3 दिन पहले हड़कंप मचा हुआ था। मैंने कुछ लोगों से बात की कि अरे चुनाव हो सकते हैं, चुनाव हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ हो जाएगा। अरे भाई साहब हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। मगर क्या बात होगी, अरे तो कई योजनाएं उनकी घोषणा करनी थी। वो पिटारा जो खुलता है वो खोलने का क्या मौका ही नहीं मिला। ये अपने आप में एक राजनीतिक जुआ भी खेला जा रहा है क्या। और हरियाणा बहुत अहम इसलिए हो जाता है कि हरियाणा वो राज्य है जहां पर बीजेपी कभी दहाई का आंकड़ा ही नहीं पार कर पाई थी 2014 से पहले। लेकिन लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीती, कांग्रेस 2 पर ही सिमट गई थी 10 में से। लेकिन जब चुनाव हुए विधानसभा के, लोकसभा चुनाव के बाद, तो 47 सीटों के साथ अपने दम पर, अपने बलबूते पर सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी बीजेपी। तब नंबर 2 की पार्टी आईएनएलडी होती थी, अब तो वो हाशिए पर पड़ी है, 2 फाड़ भी हो गए। और फिर 2019 में 10 की 10 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती बीजेपी ने। पर विधानसभा चुनाव आया और तब तक 370 हट भी चुका था। इसको ध्यान रखिएगा दर्शकों। तो बीजेपी अपने बलबूते पर 90 में से 40 सीट ही लेकर आ पाई, बहुमत नहीं मिला। और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी, उसके पास सत्ता की चाबी थी, चाबी उनका निशान था, उसकी जरूरत पड़ गई। पर इस बार अग्नि परीक्षा हरियाणा में भी क्या इसलिए है कि लोकसभा में 10 में से 5 ही सीटें जीत पाई बीजेपी, 5, 10 की 10 जीतने पर ही 40 सीटें आई थी। तो यहां क्या बड़ी दिक्कत भी सामने आ सकती है। कांग्रेस तो यात्राएं कर रही है, उनकी आपस की प्रतिस्पर्धा भी है। वो कुमारी शैलजा यात्रा पर निकल रही थी तो दीपेंद्र हुड्डा पहले से ही निकल पड़े। तो कोई जन संदेश, कोई हरियाणा बचाओ उन यात्राओं पर चल रहे हैं, पर हेड स्टार्ट मिल गया है क्या कांग्रेस को यहां पर। और आजकल हरियाणा में एक बात कही जा रही है कि लोग कांग्रेस को जिताएंगे और कार्यकर्ता बीजेपी को हराएंगे। तो बीजेपी के अंदर खाने, हम उत्तर प्रदेश की बड़ी बात करते हैं, हरियाणा में भी अच्छी खासी नाराजगी हो रही है क्या। एक वजह तो सामने दिख गई थी, मार्च में ही मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री से हटा दिया गया पद से और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। अब 2 अहम मंत्रालय केंद्रीय कैबिनेट में तो दे दिए गए, लेकिन बदला क्यों गया।
और फिर जो टिकट दिए गए, ये बहुत दिलचस्प है। जो 10 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे, वो कांग्रेसीकरण का पुट ज्यादा दिखा। वो बीजेपी के लोग कम, कांग्रेस के लोग कमल के निशान पर चुनाव लड़ते ज्यादा दिखाई दिए। इसमें नवीन जिंदल, बीजेपी सबसे ज्यादा चीख पुकार करती थी कोयला घोटाले में, अरे नवीन जिंदल ने वहां पर दलाली दी है, फलाना दिकड़ा, और सदस्य बनाया और सांसदी का टिकट भी दे दिया, जीत भी गए नवीन जिंदल। अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, उनको सिरसा से खड़ा कर दिया। अरविंद कुमार शर्मा, ये पुराने कांग्रेसी हैं, ये बीजेपी रोहतक में पिछली बार तो सांसद बन गए थे, इस बार हार गए। चौधरी धर्मवीर, ये भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, और राव इंद्रजीत भी मंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं बस राज्य मंत्री बनना मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, वो भी कांग्रेस से बीजेपी में आए। और साथ ही साथ अगर रंजीत चौटाला भी जोड़ दूं, बेटे हैं चौधरी देवीलाल के, तो ये भी बीजेपी में किस विरासत से आए हैं। तो 6 उम्मीदवार 10 में से बीजेपी के थे ही नहीं, ओरिजिनल बीजेपी है ही नहीं। तो ये लड़ाई किस तरफ जाती दिख रही है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 370 की असल समीक्षा, अब कश्मीर की अग्नि परीक्षा और हरियाणा की टेंशन कहां गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, कमलदीप है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, जेजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। देश के 2 सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक, यशवंत देशमुख, सी वोटर के सर्वे सर्वा लगातार एबीपी न्यूज के लिए चुनावी समीक्षा और चुनावी विश्लेषण और सर्वेज करते रहते हैं, और प्रोफेसर संजय कुमार सीएसडीएस से जुड़े हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और एनसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता इफरा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पर संजय, शुरुआत आज मैं आपसे करूंगा। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके बारे में इतनी पेशबंदी की गई है, नैरेटिव गढ़ा गया है सालों से, पर जब करने की बात आती है तो बिल्कुल उलट जाती दिखती है। एक सरकार की ब्रांच, प्रधानमंत्री कल कह रहे हैं लाल किले की प्राचीर से, मुख्य चुनाव आयुक्त 2 ही राज्यों में चुनाव की घोषणा करते हैं। बिल्कुल संदीप, आप ठीक कह रहे हैं। जब से इस बात की चर्चा हो रही है, और चर्चा पुरजोर तरीके से, और चर्चा किसके द्वारा की जा रही है, प्रधानमंत्री स्वयं इसकी चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी में इसकी चर्चा हो रही है, और तमाम विश्वविद्यालयों में इसके इर्द गिर्द गोष्ठियां, सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। लेकिन जब इसके कार्यान्वयन की समय आता है, जब चुनावों के डेट्स की घोषणा होती है, तब हम देखते हैं कि बहुत कुछ उल्टा जा रहा है। बिल्कुल आपने, आज हमने जिस 2 राज्यों के चुनावों के तारीखों की घोषणा हुई, ठीक है, हम ये कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट था कि सितंबर में आपको चुनाव कराने हैं, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव साथ कराया जा सकता था। लेकिन ऐसे और कई उदाहरण हैं संदीप, अगर आप पिछले, नहीं, झारखंड का भी कौन रोक रहा है, झारखंड भी कराया जा सकता 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा की उत्तर प्रदेश में, उनकी घोषणा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अगर हमारी नियत यह है कि हमें उस तरफ जाना है, तो इस तरह के तमाम विधानसभा चुनाव को समेटना चाहिए था, एक साथ करना चाहिए था। लेकिन मैं आपका ध्यान उस ओर दिला रहा हूं, पिछले बार के विधानसभा चुनाव हिमाचल और गुजरात, ये भी लगभग एक साथ होते हैं। लेकिन आप याद करें, चुनाव तो एक साथ हुए नहीं, चुनाव के तारीखों की घोषणा भी 2 अलग अलग तारीखों को हुई। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले तो कई राज्यों के चुनाव फिर भी एक साथ होते थे, लेकिन हम उससे कहीं दूर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, फिर जो आरोप लगाता है कि नहीं, सरकार की सुविधा और बीजेपी किस तरह से अपना प्रचार को कैलिब्रेट कर सकती है, उनके हिसाब से चुनाव आयोग काम कर रहा है क्या? चुनाव आयोग तो एक निष्पक्ष
एक स्वायत्त संस्था है ना। बिल्कुल स्वायत्त संस्था है, निष्पक्ष भी है, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा संदीप, कल से नजर रखें कि महाराष्ट्र के चुनाव जो हो जाने चाहिए थे, जहां पर लगभग 1 महीने में चुनाव होना होगा, वहां पर सरकार की क्या घोषणाएं होती हैं, और अगर उसको मैप करेंगे कल से लेके जब चुनाव की घोषणा होगी, तब मुझे लगता है वहां जिसको तो फिर कहते भी हैं लाडली बहना और घोषणाएं होने लगी हैं। हरियाणा वाले तो घोषणा भी नहीं कर पाए। आज बिल्कुल ताबड़तोड़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए कुछ धनराशि आवंटित की है। नहीं, मैं ध्यान उस ओर आकर्षित कर रहा था जिस ओर कह रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है या किसी तरह के दबाव या किसी तरह का, जो आप कहते हैं कि कुछ इशारा हो रहा है। हाँ। अगर कल से लेके अगर हम महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों की घोषणा जिस दिन होगी और उसको पूरा मैप करें और देखें कि इस बीच में क्या कार्यक्रम हुए राज्य सरकार के द्वारा, जिसको कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या हुआ। अगर राज्य सरकारें तमाम घोषणाएं करती हैं इस बीच में, तो हमें लगता है कि शंका की सुई तो उस ओर होगी, मतलब बिल्कुल कुछ ना कुछ संकेत तो मिलेंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो साठगांठ ना भी कहूं तो कुछ ना कुछ निष्पक्ष तरीके से चीजें नहीं हो रही हैं। यशवंत, मुस्कुरा रहे हैं आप, अमूमन मुस्कुराते नहीं हैं, मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, तो इस मुस्कुराहट का राज क्या है? इस मुस्कुराहट का राज ये है कि संदीप, मुझे लगता है कि अगर तो ईमानदारी थी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो ये चुनाव तो लोकसभा के साथ में ही हो जाने चाहिए थे। एग्जैक्टली, लोकसभा के टाइम पर 4 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। उसी के साथ में मैं ये मान सकता हूं कि कोई बीजेपी के लोग ये बोले कि देखिए साहब, जहां हमारी सरकार नहीं है हम उनको पहले इस्तीफा देने के लिए कैसे फोर्स कर सकते हैं। तो जहां पे सरकार आपकी है वो तो आप कर सकते थे ना। अगर आप इंटेंट अपना दिखाते तो आप 2 काम कर सकते थे कि आपके पास में महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, आपकी हरियाणा में सरकार थी, आप इन दोनों सरकारों को बोलते कि भाई इस्तीफा दीजिए और हम लोकसभा के साथ में जा रहे हैं चुनाव में, कि हम कम से कम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की ओर हमारा इंटेंट दिखाई दे। क्योंकि ये केवल टालने की बात हो जाती है फिर, क्योंकि जो पुराने राष्ट्रपति जी की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट के हिसाब से तो बहुत 9 मन तेल होगा, राधा नाचेगी, अभी बहुत कुछ करना बाकी होगा, क्योंकि उसके लिए विशेष सत्र होगा, राष्ट्रपति अलग तरीके से उसको इत्तला करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें तब होगी जब सारी पार्टियां, सारे लोग, कुछ चीजें तो क्लब की जा सकती थी ना साथ में, वरना मैं एक सेकंड यशवंत, दर्शकों की सुविधा के लिए, ताकि वो समझें भाई ये कैसी निरंतरता है इस खेल में, बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाती है तो वो इनिशिएटिव भी तो लेती दिखाई दे। अभी तो हरियाणा और कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं, उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं अगले साल की शुरुआत में, अगले साल के अंत में बिहार के 2026 में 5 राज्यों में एक साथ चुनाव होते दिखेंगे, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। फिर 2027 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उसके बाद हिमाचल और गुजरात। मतलब नेवर एंडिंग सिलसिला है। कुछ तो क्लबिंग करिए ना अगर आपका इंटेंट है तो। एग्जैक्टली, अगर इंटेंट है तो अभी इस लोकसभा चुनाव के साथ में बहुत आसानी के साथ में बिहार का चुनाव कराया जा सकता था संदीप, हरियाणा का कराया जा सकता था, महाराष्ट्र का कराया जा सकता है, जहां बीजेपी कहती कि देखिए मैं बाकी सबको हम कह रहे हैं, लोग नहीं मान रहे, लेकिन हम इंटेंट दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये चुनाव साथ में हो जाए, इन जगहों को, इन राज्यों को दोबारा चुनाव में न जाना पड़े। तो ये इंटेंट अभी दिखाई नहीं देता। ये मामला अभी दूर की कौड़ी फिलहाल दिखाई दे रहा है, और न केवल दूर की कौड़ी दिख रहा है, इस लिहाज से भी दूर की कौड़ी दिख रहा है संदीप कि अब बीजेपी के पास में उस तरीके का बहुमत नहीं है जिसमें ऐसे किसी मुद्दे को, ऐसे किसी चीज को लागू करने के लिए वो वन वे ट्रैफिक की तरह लागू करना चाहे तो अब नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर महेश वर्मा, ये वन नेशन वन इलेक्शन तो मतलब पॉस्चरिंग ज्यादा दिख रही है, पर ये वन नेशन वन इलेक्शन में ये हरियाणा की टेंशन ऐसी क्या है कि इतना जल्दी चुनाव करा दिया, वहां पे हड़कंप मचा हुआ आपकी सरकार में। अरे भाई, हम तो सारी घोषणाएं भी नहीं कर पाए। वो तो महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ हुए थे ना पिछली बार चुनाव। चुनाव आयोग का नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस चुनावी घोषणा के बाद जो है इसको ये रंग दिया जाएगा
मुझे विश्वास नहीं था इस पर अच्छा अच्छा कि भाई ये इस तरह से भी इसका नैरेटिव बनाया जा सकता है कि देश में अब 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रधानमंत्री ने कह दिया, और जिसकी वजह से हर इस देश में 1 लाख करोड़ रुपया जो है जो चुनावी खर्चे पे भेंट चढ़ जाता है, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर 19,000 पेज का पूर्व राष्ट्रपति जी के जो भाई मैं आपकी अध्यक्षता बात में करूं आयोग तो की रिपोर्ट आपको को दिक्कत पढ़ी होती गई है, कि 8,000 आपकी बातों पर 8,000 सवाल खड़े करूं तो दिक्कत भाई, होती मैं है। उसी चित बात भी को मेरी, कह रहा पट भी हूं। मेरी, अगर आपका तो मेरे भाई मैं मेरे सारे सीधे और सवाल पट की आपको बात नहीं उल्टे है, इस लगते देश हैं। के विधि विधान और संविधान कि अगर अनजान नहीं अगर अनजान बन के अगर आपके दर्शकों को कुछ परोसा जाएगा, उस झूठ को परोसा अच्छा, जाएगा झूठ। जिस झूठ को पचाना बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। क्या झूठ बोला है? मैं ये कह रहा हूं कि झूठ को कब तक आप सच क्या बता झूठ के बोला? भारतीय, सबसे पहले तो यही कि अब ये जसवंत देशमुख जी कहते हैं कि इस्तीफा दे के जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत मरांडी हेमंत सोरेन। हेमंत क्या ना हेमंत सॉरी सोरेन। हेमंत सोरेन जी को हम ये कहें कि आप इस्तीफा दीजिए। ये कहां बोला? आपको झूठ आप बोल महाराष्ट्र रहे के हैं जब मुख्यमंत्री आपने ऐसा इस्तीफा शब्द दे। इस्तेमाल किया। अरे वो ये कह रहे हैं I'm sorry to say, झूठ सुनिए आप पहले, बोल रहे हैं। सुनिए जी नहीं भाई, पहले तो अरे सुनिए, क्या सारा देश सुन रहा है? 1 आप नेशन उसमें 1 5 इलेक्शन मिनट नहीं खराब नहीं 1 कर नेशन देंगे। 1 वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में आप चुनाव करा सकते थे। आप उन्होंने बोलने कहा नहीं बिहार देंगे, में भी। आप बताने नहीं क्योंकि देंगे, आप गलत कहने बयानी नहीं कर रहे हैं, देंगे। आप झूठ बीच बोल रहे बीच में- हैं, नहीं नहीं आप बीच बीच में आप झूठ बोल रहे हैं। सर मैं फिर कह रहा हूं, सर मैं क्यों किस बात के लिए झूठ बोलूंगा? 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रधानमंत्री ने अगर अनाउंस कर दिया तो उसको कल ही लागू कर दिया जाएगा। तो ये विधि विधान संविधान इस देश में कोई कानून कायदा उन्होंने नहीं कहा है। महाराष्ट्र, इससे अनजान है। हरियाणा में साथ आप करा जैसे लेते, पत्रकार बिहार में भी यशवंत करा देशमुख जी सकते जैसे हैं। पत्रकार जो पहले संघ पृष्ठभूमि से थे, पहले भाजपा का गुणगान किया करते थे, और आज वो कह रहे हैं इस बात को कि भाई देखिए कितना बड़ा इस देश में जो है ये हो गया कि 4 चुनाव होने थे विधानसभा के, वो 2 हो रहे हैं। इससे पहले 5 राज्यों के चुनाव नहीं 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तब, नहीं 5 राज्यों के जब चुनाव इकट्ठे हुए तब इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है तब तो उसका गुणगान होना चाहिए था। हाँ। तब भारतीय जनता पार्टी को महान बताना चाहिए था। आज वो भारतीय जनता पार्टी जो है अरे इस भाई, बात सवाल के लिए बड़ा- जो है कई इतने विलेन है, कई विचलित खलनायक क्यों है, हो क्योंकि गए? चुनाव आयोग ने 4 में से 2 अनाउंस किया। ये इतने क्या मतलब है? विचलित महेश वाली भाई, बात अरे नहीं है। सवाल है इतने कि विचलित देश क्यों हो में गए? 1 सवाल नेशन 1 सीधा है। इलेक्शन में हरियाणा क्या मसौदा है? अरे प्रस्ताव क्या है? आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए ना कि प्रस्ताव क्या है 1 नेशन 1 इलेक्शन का। उसमें यह कि स्थानीय निकाय का चुनाव, विधानसभा का, लोकसभा का, तीनों इकट्ठे होना चाहिए, और उसमें 8,000 करोड़ अरे का भाई, मात्र लागत हरियाणा आएगा, और महाराष्ट्र जो के आज चुनाव 1 लाख साथ करोड़ क्यों रुपए नहीं का। हो रहे? अगर ये बचत होगी तो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ क्यों नहीं हो रहे? कुछ होगा पहले हरियाणा में पूरी ताकत लगाना चाहते हैं। साथ इसलिए नहीं हो रहा है कि चुनाव आयोग भाई वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये सुना दिए होते कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि लापता जेंटलमैन वापस हो गए हैं, और महाराष्ट्र में जो है उस दौर में अभी बाढ़ है, 30 त्योहार है, तमाम ऐसी वहाँ दुश्वारियां हैं जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई ये फोर्सेस जो है यही हम वहाँ डिप्लॉय करेंगे। ये तो स्पष्ट रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ने बोला है। उसके बावजूद भी बवाल हम काटे, उसके बाद भी हम सवाल को खड़ा करें, और उसके बाद ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी का देखिए किस प्रकार से जो है शासन चल रहा है। ये शासन नहीं, वो चुनाव आयोग जो है सब आपकी स्टेक होल्डर सरकार होते जो हैं, है, सारी महेश पॉलिटिकल वर्मा, पार्टियां जो है उसकी हिस्सेदार होती है। वहां 3 दिन से हड़कंप मचा हुआ था कि हम तो ढंग से घोषणाएं भी नहीं कर पाए। हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। सर मैं आपको एक और बात सर मैं 1966 से 48 साल के इतिहास में हरियाणा में तो ये रहा सर कि हरियाणा में कांग्रेस जो है इस बात पे चुनाव जीतती रही कि भाई बंसी लाल ने या देवी लाल ने पानी जो है करंट वाला छोड़ दिया और तुम्हारी फसल खराब हो गई। किसान इसी के ऊपर जो है एंटी बंसी लाल हो जाते थे, एंटी देवी लाल हो जाते थे। वहाँ कांग्रेस को नसीहत फजीहत करते हुए उसमें वहां राजनीतिक उलटफेर होता रहा। ये पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस बार किसान जहां किसके खिलाफ है? एक पढ़ी लिखी वो पंचायत किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा जोर मैं कहां वही दिखाई आपसे दिया कह रहा था? उसके बाद का चुनाव है ना ये। सर मैं हम फिर भी उससे अच्छे हैं सर। आपने अभी अपने शुरुआती संबोधन में क्या कहा कि हुडा जी का जब शासन का अंत हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी 7 संसदीय क्षेत्र पे विजय प्राप्त की, और आज हम कम से कम 5 पे तो हैं। हम उससे बेहतर स्थिति में हैं, हम अभी फाइट में हैं,
और आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी कभी हरियाणा में जीत नहीं पाई। 90 में से 85 सीट संदीप भाई 1987 में हमने जीती। आप थोड़ा और थे भी वो जनता दल और देवीलाल भाजपा बीजेपी के के कब से हो गए, तो ऐसे अब फिर कुछ भी परोस देते हैं मैं आप, कह रहा हूं, कुछ भी परोस देंगे। अरे आज भी अरे वाह भाई वाह, मतलब कुछ भी परोस देंगे। दीप कमल भी हंस रहे हैं। अरे दीप अरे दीप तो खुद भी, एक मिनट, दीप को लाइए स्क्रीन पर। नहीं नहीं, स्क्रीन पर लाइए। ऐसे थोड़ा कुछ भी आप बोल देंगे और कहकर निकल लेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोर्स थोड़ा चल रहा है मेरे शो पर। 87 में 85 सीट ताऊ ने जीती है, कह रहे बीजेपी ने जीती थी। दीप कमल कुछ कहना चाहेंगे? छोटा सा कमेंट चाहूंगा अभी। हाँ, ये सोच रहे हैं कि हरियाणा छोटा राज्य है, उसके बारे में किसी को कहाँ ज्यादा हिस्ट्री का पता होगा, तो कुछ भी बातें कहे जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो ओवर कॉन्फिडेंस हरियाणा की बीजेपी को लेकर केंद्र वालों ने दिखाया है, वो तीसरी बार गलत पड़ने वाला है। पहले इन्होंने 2019 में मनोहर लाल खट्टर जी को खुली छूट देकर चुनाव लड़वाया, और उन्होंने एक बात कही एक अपने प्रचार के दौरान। एक ब्राह्मण नेता उनको पीछे से मुकुट पहना रहा था, उन्होंने उनके हाथ में जो लोग गिफ्ट करते हैं वैसा एक फरसा था उनके हाथ में, जो बच्चों जैसा होता है वो, उसने वो फरसा दिखा के कहा गर्दन काट दूंगा तेरी। ये मनोहर लाल जी ने एक बस पर एक छत, जो रथ, जिसको रथ कहते हैं, उस पर खड़े होकर एक ब्राह्मण नेता को कहा था। उस बात का असर था कि वो हमारे साथ सरकार बनानी पड़ी। तो उसमें तो इस बार मनोहर लाल जी एक हांसी के पास एक मलाई तो आप काट गए, अब आप कुछ भी कहते रहे। अच्छा भला सत्ता सुख भोगा, अच्छा खासा सत्ता सुख भोगा, अब गांव में घुसने में भी दिक्कत हो रही है, घुसने नहीं दे रहे लोग। हकीकत तो ये भी है ना आपकी। नहीं संदीप जी, मैं कह रहा हूँ ये तो हमारे बारे में, ये तो परमानेंट सवाल है कि हम बीजेपी के साथ क्यों गए और क्यों रहे, ये तो है। इसके बात का तो हम जवाब दे ही रहे हैं, लोगों को भी दे रहे हैं, आपको भी देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अभी इस साल जो इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखा के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हमें अलग किया कि हम 10 के 10 बीजेपी कमल के निशान पर जीतने जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, जेजेपी की जरूरत क्या है, उसका परिणाम था कि ये तो कह रहे कि हम 5 पर हैं कम से कम, ये नहीं बता रहे कि 10 से 5 पर आ गए हैं। और असर क्या है, फर्क क्या है 2019 और 2024 में? तब ये 10 की 10 लोकसभा सीटें जीते थे मई में, और 90 में से 79 सेगमेंट जीते थे विधानसभा के मई में, और 79 से घटकर रह गए थे 40। इस बार 10 में से 5 लोकसभा जीते हैं और सेगमेंट जीते हैं 44-45। कितने? तो 44-45 का हाफ आप देख लीजिए, 20-22 वहां पर आने वाले हैं। मैं एक बात तो ओवर कॉन्फिडेंस में है बीजेपी, आप ये कह रहे हैं। एक मिनट आलोक शर्मा, पर समय से पहले करा दिए चुनाव, तैयारी पूरी है। हरियाणा ने आपको दिया है कुछ, पर पूरा नहीं दिया। हरियाणा में संभावनाएं आप तलाश रहे थे, ये बीजेपी ने खेल तो नहीं कर दिया। देखिए, बीजेपी और खासतौर पर मोदी जी राजनीतिक परिदृश्य को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कल मैंने भाषण में लाल किले की प्राचीर से क्या बोला था और आज क्या हो रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको झूठ बोलने की आदत है। इसीलिए तमाम लोग, बीजेपी के प्रवक्ता भी लोग हैं, स्टूडियो में आकर झूठ बोलते हैं और दूसरों को झूठा बनाते हैं। खैर, कल ही मोदी जी ने कुछ कहा, मैं समझ गया था कि अब इसका उल्टा होने वाला है। मोदी जी जो बोलते हैं उसका उल्टा इलेक्शन कमीशन करेगा, उनके इशारे पर। इलेक्शन कमीशन आज पूरी तरह से कठपुतली की तरह काम कर रहा है। नहीं, इसमें बीजेपी का फायदा क्या है? बीजेपी का फायदा यह है कि हरियाणा में केवल इनको ऐसा लगता है कि छोटा स्टेट है, पूरी ताकत हम झोंक देंगे, जम्मू कश्मीर के साथ कपटी राष्ट्रवाद लाकर हम परोस देंगे लोगों को, और जम्मू दिल्ली या के नजदीक है, मीडिया का प्रभाव ले लेंगे, तमाम चीजें करके हम कहीं जोड़ तोड़ करके सरकार बना देंगे। पर ये इसका उलट तस्वीर ये भी है, हरियाणा में बीजेपी हार जाती है तो महाराष्ट्र के लिए और बुरे संकेत हो जाएंगे। होगा ऐसा ही, जम्मू कश्मीर भी हारेंगे, तो मतलब वो ये जुआ क्यों खेलेंगे? देखिए, दोनों साथ कर देते। देखिए, मुझे लगता है भाई सुप्रीम कोर्ट ने फरमान दे दिया था, वो सितंबर में बाध्यता थी आपको चुनाव कराने हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र साथ करा देते, और झारखंड। कराना तो अगर नीयत साफ होती तो ऐसा ही कराते, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री बिहार में लोकसभा के चुनाव को 7 फेज में कराते हैं, एक राज्य में 7 फेजेस में। वो तो पिछली बार भी हुआ था। मैं फिर कहूंगा कि वो हमेशा से ऐसा ही करते हैं, वो कि 7-7 फेज में चुनाव कराते हैं, ताकि उनको पूरा भाषण देने का, मुजरा और मंगलसूत्र और भैंस खोल ले जाएंगे, इस तरह के घटिया भाषण देने का पूरा मौका मिले। आज इलेक्शन कमीशन कठपुतली की तरह काम कर रहा है। कर्नाटक के चुनाव में इलेक्शन कमीशन से पहले बीजेपी के नेताओं ने डेट्स बता दी थी
आप बाई इलेक्शन यूपी की बात कर रहे हैं, राजस्थान के भी 5 बाई इलेक्शन है, तमाम राज्यों में और भी हैं, वो नहीं बताएंगे, उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब वो कह रहे हैं साहब इलेक्शन कमिश्नर शेर व शायरी करने लगे हैं आजकल। अब वो कह रहे हैं कि साहब सितंबर में जो है वो तो 30 त्योहार ज्यादा है और अक्टूबर में कम है। अक्टूबर में तो मेरे ख्याल से दशहरा और दिवाली और सारी चीजें अक्टूबर नवंबर में वहीं पे रहेंगी, तो इनको क्या महाराष्ट्र और तमाम चुनावों को 2 महीने बाद कर देंगे? क्या 30 त्योहार देखकर आज इलेक्शन कमीशन डेट कर रहा है? नहीं, मोदी जी के इशारे पर। आपके अंदर असहजता, इतनी गुटबाजी है। शैलजा अपनी पदयात्रा पर निकली हुई है, दीपेंद्र हुड्डा अपनी पर निकले हुए हैं, ताजा ताजा अभी किरण चौधरी छोड़कर भागी हैं, लंबी एक फेहरिस्त है। सारे कांग्रेस के बड़े नेता वो तो बीजेपी का दामन थामते दिखाई दे रहे हैं। डूबती नैया है क्या कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में भी अकेले दम पर सरकार बनाएगी और हरियाणा में भी। पिछली बार भी हम 31 पर थे, बहुत कम वोट का डिफरेंस रहा था। लगभग 10 सीटें ऐसी थी जो हम 1000 वोट से कम से हारे थे और 10 ऐसी थी जो 2000 वोट से कम से हारे थे। इस बार पूरी तरह से हमारा एक तरफा वहां पर सरकार आएगी। वन नेशन और वन इलेक्शन की जो बात आपने कही, इस देश के अंदर वन नेशन है, वन फ्रेंड है और वन अडानी है, इसके अलावा वन कुछ नहीं है। मोदी जी को केवल एक व्यक्ति दिखता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ पर हरियाणा की नहीं है। आपने कहा आप अपने दम पर जम्मू कश्मीर में बनाएंगे, मतलब कांग्रेस बना रही है या इंडिया? और उस इंडिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी हैं। आप साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग चुनाव लड़े जाएंगे? देखिए, उसके ऊपर तो अभी चर्चा होगी। 5 साल बाद अनुच्छेद 370 के हटने के 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। देखिए, 2 चीजें हैं यहां पर। पहली चीज, अनुच्छेद 370 नहीं हटा, उसमें 2 परिवर्तन किए। उसमें परिवर्तन पहला था कि अब असेंबली की जगह एलजी होंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया कि लोगों की सहमति के बगैर आप एक्शन ले रहे हैं। दूसरा तो उसके अंदर था कि 35A से रिलेटेड कि अब वहां पर वो 35A का जो 1949 का कानून है वो हट जाएगा। उसको एक जम्मू कश्मीर के डीसी ने अपने ऑर्डर से 15 साल का पूरा कर दिया कि 15 साल जिसका डोमिसाइल है वो जमीन खरीद सकता है। तो वो 370 हट गई, 370 हट गई। ये देश के प्रधानमंत्री लाल किले से लेकर सड़क तक झूठ बोलते। आम आदमी के हिसाब से वो हट गई। नहीं, आम आदमी को बेवकूफ बनाया गया और देश के प्रधानमंत्री ने बेवकूफ बनाया। और कुछ उसमें गलती हमारी भी रही कि हम उसको प्रॉपर वे में जिस तरह से होना चाहिए था, गुलाम नबी आजाद ने उसको उस तरह से नहीं रखा। मुझे बता दीजिए कि धारा 370 हट गई। ऑर्डिनेंस कितने लोगों ने पढ़ा है? एबीपी न्यूज के दर्शक देखें, हैकर्स से वो ऑर्डिनेंस हटा रखा है। अगर आप अगस्त 2019 का ऑर्डिनेंस निकालेंगे तो वो ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। उसमें लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। और उसमें से जो मेन चेंज था उसको भी बाद में हटा दिया इन्होंने। आप मुझे बता दीजिए कौन से बीजेपी के नेता ने जमीन खरीदी? साथ लड़ेगा, अलग अलग लड़ेंगे? सवाल मेरा मूल ये था। देखिए, मुझे लगता है ये हाईकमांड फैसला लेगा और इंडिया गठबंधन अभी भी एक है। साथ आना चाहेंगे साथ आएंगे, लेकिन अलग भी लड़ेंगे तो कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी। लेह लद्दाख में डेवलपमेंट काउंसिल में 22 में से 18 सीटें कांग्रेस जीती है और 2 केवल बीजेपी और 2 एनसी, पीडीपी वहां नहीं लड़ी। इफ्रा अलग अलग लड़ रहे हैं, साथ साथ लड़ेंगे। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी जिस कपटी राष्ट्रवाद के नाम पर जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ना चाहती है और तमाम जो सी वोटर फी वोटर ये सब चलाएंगे। अब देखना, आप हरियाणा में इन्होंने दिखाया था 83 सीट आ रही हैं, ये देशमुख साहब बैठे हुए। 83 सीट पिछली बार चुनाव में सी वोटर ने दिखाई थी इसी एबीपी न्यूज पर और आई थी 40। ये जो नेक्सस है, ये जो दिखाना बीजेपी के साथ मिलकर, मुझे लगता है ये भी इस बार टूटा है। इस बार इनको पता समझ आई है कि इस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। वापस आता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले धारा प्रवाही चल पड़े, दूसरे भी बैठे हैं। संदीप भाई, पिछले 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर 21 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। नोटबंदी आ गया तो अब ये खत्म हो जाएगा, अब मोदी जी ने भाषण दे दिया तो ये खत्म हो जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पीडीपी के साथ बना तो उसमें पहले पेज पर तीसरा सेंटेंस था कि हम धारा 370 को मजबूत करेंगे। भूल गए? जम्मू कश्मीर की जनता कुछ नहीं भूली। 5000 लोगों को जो रोजगार रुकने नहीं वाले, 5000 लोगों को भाई जो रोजगार दिया था, रुक जाइए, अंतिम करके कितना अंतिम होगा प्रभु? केवल अंतिम सेंटेंस। 5000 लोगों को हमने रोजगार दिया था कश्मीरी पंडितों को वैली में, उसमें से 70% चुनावी प्रचार के लिए बचाइए, सारे वापस आ गए। अरे सारा यहीं पर ही उड़ेल देंगे तो प्रचार में क्या बोलेंगे? कुछ तो रोकिए ना प्रचार के लिए। पर इफ्रा, सवाल बिल्कुल सीधा है, इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा, अलग अलग लड़ेंगे? अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, 3 चरणों में मतदान होने वाला है वहां पर। देखिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है, पहली बात लद्दाख के चुनाव की बात करते हैं।
मैं कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन के आंकड़े थोड़े ठीक कर दूं। उन्होंने कहा कि 26 सीट्स में से उनकी 15 या 16 थी और हमारी 2 थी। बिल्कुल गलत। 26 सीट्स में से नेशनल कॉन्फ्रेंस की 12 सीटें थी और उनकी 10 सीटें थी, और 22 मिला के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही, वहां का जो चेयरमैन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। जम्मू और कश्मीर की जहां तक बात आती है, अगर आप देखेंगे, अगर आप वोट शेयर की बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर जो था करीबन लाखों में हमें वोट मिला है। और इस टाइम इनफैक्ट बीजेपी तो हमसे इतनी डरी हुई थी कि कश्मीर की वैली में बीजेपी ने एक कोई कैंडिडेट तक वो खड़े नहीं कर पाई। तो वहां से आपको समझ आ जाना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस हद तक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन के हर मंच पर दिखते हैं, चुनाव भी साथ लड़ते दिखेंगे क्या? बिल्कुल। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात कह दी है कि हमारी एक बातचीत इस पे हो रही है, हमारे दरवाजे जो हैं अलायंस के लिए खुले हैं। और चूंकि आज ही अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शन कमीशन की, मुझे लगता है कि कम से कम 1-2 दिन पॉलिटिकल पार्टीज इस बैठ के इसका एक फैसला करेंगी। आज ही अनाउंसमेंट हुई है, आप आगे की हमारी प्रक्रिया क्या होगी उसमें तो कम से कम चुनावी नतीजे क्या ये तय करेंगे 370 हटाना सही फैसला था या गलत? बीजेपी जीत जाती है तो सही फैसला माना जाएगा, आप ये बात कबूल लेंगी? 5 साल तक तो आप ये मानने को तैयार नहीं है। इफ्रा, देखिए, बिल्कुल, अगर बीजेपी अपने 370 के फैसले पे अड़ी रहती और अगर बीजेपी को लगता कि जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं उनको वोट देने के लिए खुशी खुशी उनको वोट देते, तो आज ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को ना कराने पड़ते। आज पिछले 6 साल से बीजेपी इलेक्शन से डर रही है जम्मू और कश्मीर। मेरा सवाल सीधा था, अगर बीजेपी जीत जाती है तो आप ये मानेंगी कि लोगों ने भी मोहर लगा दी 370 हटाना सही फैसला था? ये मानेंगी ना? उसके बाद तो कोई शक व शुबा नहीं रह जाएगा। देखिए, अगर बीजेपी बहुमत, क्या ये इलेक्शन, क्या जो एमपी इलेक्शन हमारे हुए या जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं वो लोग 370 का जवाब दे रहे हैं, उस पर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। लेकिन आपको भी ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि अगर लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है फैसला वो सिक्के का दूसरा पहलू है, वो तो जाहिर सी बात है इफ्रा, और उस पर हम चर्चा करेंगे। 4 अक्टूबर को आपको बुलाएंगे और बाकायदा ध्यान रखिएगा कि हमने 16 अगस्त को क्या चर्चा की और 4 अक्टूबर को क्या करेंगे। मैं अपने स्टैंड को कभी बदलता नहीं हूं, ना सवालों को जल्दी से। बिल्कुल, लेकिन फिर उसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर लोगों ने अपनी बात साफ साफ तौर पे कह दी तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे की बात आगे, वील डू इट वंस वी क्रॉस द ब्रिज। एक सेकेंड महेश वर्मा, तो अग्नि परीक्षा तो जम्मू कश्मीर में भी होगी। 5 साल 370 हटने के बाद चुनाव हो रहे हैं, चुनाव जीते तो मोहर लगेगी, नहीं जीते तो इसका मतलब वहां की जनता कह रही है फैसला सही नहीं है। ये भी माना जाएगा क्या 4 अक्टूबर को? संदीप भाई, वहाँ की जनता पहले ही मोहर लगा चुकी है। आज जो लोकसभा के चुनाव हुए, लगभग उसमें 60% वोट जो है 40 साल के बाद रिकॉर्ड वोट जो है इस बात को कहीं इंगित करता है कि धारा 370 जो हटाया गया और वो जो फैसला लिया गया, वो जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई कहीं ना कहीं उसमें दिखाई दे रही है। जनता जो है आज कहीं अपने जो मताधिकार हैं, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, उसका सही तरह से कहीं एंजॉयमेंट कर रही है, कहीं उसका कुछ न कुछ परिणाम जो है, आप स्थानीय निकाय के चुनाव को देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 24.36% वोट मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 22.25%, 19.5%, कांग्रेस और पीडीपी को 8.5%। तो 22 और 20, 42, लगभग 50% से ज्यादा इंडिया खेमे को मिला, आपको मिले 25% से कम वोट। हमें अकेले मिला, नहीं, हमें अकेले मिला, हमें अकेले मिला। आप ये कहिए कि हमारे पास कोई गठबंधन ऐसा नहीं था। और दूसरी, नहीं सर,
हाँ नहीं 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 60 60 तो हो ही भी नहीं हुआ सकते मतदान ना, हुआ। 50 से ऊपर मैंने तो ये आप ही कहा के आपसे कि जम्मू कश्मीर टर्नआउट से टर्नआउट की सर, बात कर रहे हैं। सर 2014 में 69% टर्न था। मैं मतदान की बात कर रहा हूँ। मतदान 2014 में 69% था। हाँ, और उसके और 2019 में 6% था वैली में। जी 6% था वैली में। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे कि जो 58 उन्होंने 60 क्या? फीसदी टर्नआउट की बात करी। मैंने क्या मैं झूठ नहीं, बोल नहीं, रहा हूँ? ठीक मैं है। 2024 अरे की भाई, बात कर क्यों रहा टाइम हूँ। वेस्ट धारा करा रहे 370 हैं? आप बच्चों की तरह लड़ने लग जाते देखिए हैं। ये तो आपके नहीं, ये आपके डिबेट में ऐसा होता नहीं है। ये आपके Exactly, डिबेट में ऐसा इसीलिए- नहीं होता है संदीप भाई। चलिए, क्या मतलब बनता सिर्फ है? महेश वर्मा को स्क्रीन पर रखिए पीसीआर। हाँ, मैं 2024 में आप देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं संदीप भाई कि आपने धारा 370 हटाने के बाद की जो स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ, आपने उसके बारे में मेरे उस से पर सवाल भी किया। एक मैं रेफरेंडम उसके ऊपर होगा कह रहा ना। हूं कि अगर वहां चुनाव जनता इस तरह से रेफरेंडम कर रही है, होगा। स्वाभाविक है स्वाभाविक है कि सिर्फ अगर यहीं आपने तक ये ही इकरा इस जिसे अगर कोई चर्चा को सवाल सीमित रखना स्वाभाविक चाह रहा था। अब सिर्फ और सिर्फ संजय कुमार और यशवंत देशमुख स्क्रीन पर दिखेंगे। पीसीआर प्लीज। संजय भाई, अब जम्मू कश्मीर का 50% से ज्यादा वोट इंडिया खेमा लेता दिखा था, तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी होगी। 370 का जो अभी तक एक पॉलिटिकल डिविडेंड बीजेपी ले रही है, उसको कसौटी पर कसा भी जाएगा। बिल्कुल, जिस बात की चर्चा हो रही है, देखिए लोकसभा के चुनाव हुए वो एक अलग है, लेकिन विधानसभा के चुनाव और उस वक्त हो रहे हैं जब राज्य का दर्जा हट गया है जम्मू एंड कश्मीर का, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल इस मुद्दे पर कि एक कसौटी पर है ये मुद्दा, और ये तय करेगा लगभग, हम सबको मानना पड़ेगा कि अगर जनता ने बीजेपी को चुनाव जिताया, बीजेपी की सरकार बनती है, तो ये मानना पड़ेगा कि कसौटी पर 370 थी, धारा 370 का हटाया जाना था, और उस कसौटी पर असल समीक्षा होगी अब 370 की, बिल्कुल ना? असल समीक्षा होने वाली है। और अगर हम हरियाणा की भी बात करें, और आप पर थोड़ी लानत मलानत भी की अभी आलोक शर्मा ने, यशवंत देशमुख 83 सीटें दी थी, पर मैं यहां पर जो आंकड़ा है वो बड़ा दिलचस्प है। और वो आंकड़ा क्या है? आंकड़ा ये है कि इस बार लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3% का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में, 46 और 43। मोटी मोटी तस्वीर मैं सामने पेश कर रहा हूं। 2019 में यह फासला 30% का था, 58 और 28। और तब विधानसभा चुनाव हुए लोकसभा के बाद, तो बीजेपी 40 सीट ही जीत पाई, अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई। तो ये आंकड़े क्या कहते हैं? हालांकि लोकसभा डजंट ट्रांसलेट इनटू विधानसभा, ये मानते हुए, पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, वाजिब सवाल है संदीप भाई। और जब हमने लोकसभा के चुनाव के पहले 5-5 की भविष्यवाणी की थी, तब भी आलोक भाई यहीं थे। हमने, आपको याद होगा कि ये बोला था कि विपक्ष का वोट 1-2% बीजेपी से ज्यादा रहने वाला है लोकसभा में। तो अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट अगर जोड़ दें, जो कि अलायंस पे लड़े थे, तो बीजेपी से ज्यादा वोट चाहिए। एग्जैक्टली। अब इसमें एक चीज और जोड़िए कि जो मोदी डिविडेंड बीजेपी को मिलता रहा है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस सारी चीजों के मद्देनजर कांग्रेस का एक अपर हैंड वहां पे दिखने की भरी पूरी उम्मीद हो सकती है कांग्रेस को। इसमें कोई गलत उम्मीद नहीं नहीं, एक जो चल रही है, एक बात जो चल रही है बिल्कुल देसी अंदाज में, कि भाई लोग जिताओगे कांग्रेस ने और कार्यकर्ता हराओगे बीजेपी ने। ये एक तरह का संवाद चल पड़ा है हरियाणा में। ये संवाद जो चल पड़ा है वो दरअसल लोकसभा चुनाव का पका हुआ संवाद है। लोकसभा के पहले वो कयास था, लोकसभा के बाद में वो पका हुआ संवाद है। हाँ। लेकिन हरियाणा के इतर आलोक भाई की नाराजगी अपनी जगह सराखों पर। उसके बाद में जो हमने बोला उसको उनको नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, लेकिन कश्मीर के मद्देनजर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 15 सेकंड में प्लीज। हाँ, 15 सेकंड में। कश्मीर के लोकसभा नतीजे एक लिहाज से बड़े इंटरेस्टिंग संदीप इसलिए हैं क्योंकि एनसीपी के सिरमौर उमर अब्दुल्ला साहब वो लोकसभा हार गए, पीडीपी के सिरमौर मुफ्ती मोहम्मद की बिटिया जो है वो अपना चुनाव हार गई, और कांग्रेस जम्मू की दोनों सीटें हार। तो देखिए, जो चीजें बहुत सीधी लगती है उतनी सीधी नहीं होती हैं, जो कई बार टेढ़ी लगती है वो शायद उतनी टेढ़ी भी नहीं होती। तो अग्नि परीक्षा तो है, टेंशन हरियाणा में बढ़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक नैरेटिव है क्या?